इस्लाम पार्टी के प्रमुख आसिफ शेख ने पत्रकार परिषद दी और एक बार उन्होंने आपको जवाब भी दिया और प्रखर टीका भी किया आप पर। अब क्या? हाँ, मैंने देखा एक चैनल पे वहां पे, तो उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे यूज किए, इनकी क्या औकात है, मैं इनको भाव नहीं देता, ये खुद को बड़ा करने के लिए मेरे ऊपर मतलब ये कुछ टिप्पणी कर रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्या डोनाल्ड ट्रम्प है? इतने से कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, वो भी हार गए, और किसकी वो बलबूते पे कर रहे हैं? बाप दादा की विरासत में मिली हुई राजनीति में क्या तीर मार रहे हैं आप? और हमारी राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर और पार्टी के जो भी पदाधिकारी है, इनकी औकात निकाल रहे हैं तुम। तो तुम्हारी जो औकात है ना, तो मैं आज बता देता, फिर से बताता। गांव में इस बार दोबारा बता रहा है मैं, 4-5 भी सीट उनकी चुन के नहीं आने वाली है इस बार। और दावे के साथ मैं आज फिर से बोल रहा हूं, गांव में कम से कम 20-25 सीट ही महायुति की चुन के आने वाली है। इसमें हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी, शिवसेना शिंदे गठ रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी आरपीआई सब अलायंस के साथ हम लड़ेंगे। और गांव में 60 जगह है, तो 60 के 60 जगह पे हम अलायंस के साथ लड़ेंगे, और 20 से 25 सीट वहां पे चुन के आएंगी, यहाँ पे कम से कम 24 सीट चुन के आएगी। और हमारा बहुमत का जो आंकड़ा है 43 का, वो पूरा पार करेंगे, और महायुति का वहां पे महापौर आराम से बन सकता है। ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। आसिफ शेख का कहना है कि अगर आप बोल रहे 25 सीट, तो आप अकेले बाह्य में सिर्फ बीजेपी अपने खुद के बलबूते, मैं दबंगगिरी के साथ बोल रहा, 25 सीट आप अपने बलबूते पे, दबंगगिरी के साथ बोल रहा, मैं दबंग हुआ ऐसा मान लो, मैं खुद बोल रहा हूं, और उसके साथ मैं बोल रहा हूं 24 वार्ड है, 24 के 24 वार्ड हम चुन के आ रहे हैं। आप युति के साथ बोल रहे हैं? युति अलायंस के साथ ना, अलायंस के साथ? हाँ, अलायंस के साथ ही लड़ेंगे। और हमें अंदर गांव के अंदर भी अलायंस के साथ लड़ेंगे, यहाँ भी अलायंस के साथ लड़ेंगे, और अलायंस के साथ लड़ने के बाद 43 के 50 के करीब जा रहे हैं हम, और महापौर हमारा महायुति का बनेगा। इसमें बीजेपी का बन सकता है, शिवसेना का बन सकता है, या राष्ट्रवादी का बन सकता है। लेकिन आसिफ शेख ने कहा है कि आप उनको जहाँ चाहे बुला लो। आपने कहा था कि उनका गांव में चलना मुश्किल कर देंगे, तो उन्होंने कहा है जहाँ चाहे वहां बुला लो, मैं किसी से डरता नहीं। तो मैं वही फिर बोल रहा हूँ कि मैं बुलाने के बजाय तुम मुझे बुलाओ, मैं अकेला आता। चलो, तुम्हें कितनी हिम्मत है ना, देख लो बोलना। मैंने उस दिन भी बोला कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खराब कर दूंगा। तुम क्या कर रहे गांव में? मैंने देशद्रोही बोला ना, फिर से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये देशद्रोही है। जिस दिन 2021 की बात है, 4 बांग्लादेशी जब पकड़े गए, उन्होंने न्यायालय में हाजिर किया गया, तब उन्होंने खुद गुनाह कबूल किया। इसने क्या किया, उनके खुद के लेटर पैड पे इन्होंने लिख दिया है वहां पे इनको आधार कार्ड और राशन कार्ड मिलना चाहिए। ये सब सबूत है, और आगे पूरे देश में खलबली मच जाएगी कि जहां पे वहां पे जितने भी मतलब गांव में दफन भूमि है, उसमें अगर वो रिकॉर्ड निकाला जाएगा ना, तो देख लो वहां पे कहां निकलता है। तो वो भी बांग्लादेशी है, वो जो मरे हुए लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड उनके नाम वहां पे दिए गए, फोटो चिपकाए गए। कम से कम मैं बोल रहा 35 से 30 हजार बांग्लादेशी गांव में आज भी है। और जो स्लॉटर हाउस चल रहे, किनकी मेहरबानी पे चल रहे? अवैध स्लॉटर हाउस। और ये भी बोल रहा मैं फिर से, अगर हमारे कोई भी गोरक्षक के बाल को भी धक्का लगा ना, तो याद रखना, मैं आसिफ शेख को छोड़ूंगा नहीं। आपने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी और माले गांव में जो हिंदुस्तानी मुसलमान रहते हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। अगर आप उसको देशद्रोही समझते हो तो समझते रहो। अरे तो कौन बोल रहा भाई? करो ना, उनकी रक्षा करो ना, लेकिन किसी पार्टी को नीचा दिखा के या किसी पार्टी को फिरका बरसते बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? और पार्टी के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे बैठे हैं और उनकी औकात निकल रही, तो तुम क्या डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी है? तुम्हारी क्या औकात है फिर? मैं तो फिर बोल रहा 4-5 सीट की चुन लो, 4-5 सीट खड़ी तो तुम पूरी कर सकते हैं, वो भी मिलते क्या नहीं, उम्मीदवार देख लो, और 4-5 के ऊपर तुम चुन के लाओ। आसिफ शेख ने कहा है कि मैं कुरैशियों का साथ देता रहूं। अगर आप कुरैशी का साथ देते रहेंगे ना, तो हम भी वहां पे जितने भी अवैध कत्ल खाने और जितने भी कुरैशी है ना, उनको कानूनी दायरे में लाके क्या सजा देते, वो भी तुम देख लो। फिर कितनी लड़ाई लड़ते ना, लड़ो। फिर एक गाय भी अगर हमारी गौ हत्या हुई ना, तो याद रखना,
तो आसिफ शेख को हम छोड़ेंगे नहीं। तो हत्या को रोकने का काम कानून का है। कानून का है ना, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी नजर कानून सब तरफ थोड़ी क्या कानून का के है। हमें अगर हमारी नजर में आ रहा है तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। हमारे गोरक्ष के ऊपर हमला हो रहा है और वो मतलब मैंने तो बहुत बार देखा ऐसा कि उनको जान से मारने की धमकी मिलती रही। तो इन्होंने क्या ऐसा क्या मतलब ये वहां के क्या मसीहा है? राजनीति अलग बात रहती है, लेकिन तुम अगर राजनीति को लेके कुछ भी करते रहे ये थोड़ी सहेंगे हम। आसिफ शेख ने कहा कि आप जो बयानबाजी कर रहे हो बड़ा होने के लिए कर रहे हो। अरे मैं राष्ट्रीय पार्टी का 2 बार जिला अध्यक्ष हूं। अब 1 बार आमदार हुए, दूसरी बार गिर गए, और मैं क्यों बड़ा छोटा बात कर। पार्टी तो बड़ी है ना। पार्टी का नीलेश कच्चो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन पार्टी का पद है मेरे पीछे। मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और तुम्हारी पार्टी क्या है? जातिवादी। जातिवाद के नाम पे तुम वोट लेते और जातिवाद को बढ़ावा देते। रोहिंग्या, बांग्लादेश, इन लोगों को तुम बोलते कि इनको मालेगांव में पनाह दो, इनको वहां का नागरिकत्व दो। तो ये राजनीति तुम्हारी है और तुम क्या तरफदारी कर रहे हो उनकी। एक बार फिर से आसिफ शेख ने बीजेपी को निशाना बनाया और ये भी कहा कि भाई आप बड़ा होने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है तो शहर के अंदर नहीं, शहर के इस इलाके में आप 25 सीट जो है खड़े करके बताओ। सुन के आने की बात छोड़ो, खड़े करके बताओ। देखिए, हम तहजीब में रहने वाले लोग हैं। हम आज भी उनको माजी आमदार आसिफ साहब ये ऐसे नाम से बुलाते। हमारा जो दर्जा है, हमारी पार्टी की जो विचार सरणी है, एक उच्च विचार सरणी है। हम कभी हमारे पार्टी का बोलचाल का दर्जा नीचे आने नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार की भाषा अब मालेगांव में इस्तेमाल होने लगी है, कई राजनीतिक दल ऐसे पहले थे, हमने कई राजनीति देखी है। करीब 30 साल से मालेगांव की राजनीति हम करीब से देख रहे हैं और ये राजनीति देखते हुए इस तरह की भाषा मालेगांव में इस्तेमाल होना गलत चीज है और इसकी मैं निंदा करता हूं। और ये बताते हुए कि आसिफ शेख साहब ने बोला कि आप आपकी सीट खड़े करके देखो। हमारे पिछली बार भी 9 कॉर्पोरेटर आए हुए थे, इस बार हमारे ज्यादा कॉर्पोरेटर चुन के आने वाले हैं। और राजनीति के अंदर हमने सिर्फ पिछली बार 24 जगह लड़ाई थी और 24 जगह लड़ाने के बाद हमारे 9 कॉर्पोरेटर आए थे। लगभग आधे कॉर्पोरेटर हमारे चुन के आए थे। तो ये तो इंग्लैंड से तो नहीं आए थे, यहीं से चुन के आए थे ना। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ मालेगांव के मध्य भाग में भी लड़ रहे हैं और मैं इस बात का मुझे यकीन है कि हमारी सत्ता मालेगांव म्युनिसिपैलिटी पे आ रही है। और रही हमारी हैसियत की बात, हमारी औकात की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है, हम बड़े नहीं है। साहब आसिफ साहब सही बोल रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम बड़े नहीं है, हमारी पार्टी बड़ी है। अगर उनकी पार्टी बड़ी है तो पूरे महाराष्ट्र में लड़के बताना, सब जगह लड़के बताना। तो ये एक कानून के दायरे में रह के ये बात उन्होंने करनी चाहिए। जो जमहूरियत बोलती है, जो डेमोक्रेसी बोलती है, उस तरह का बयानबाजी वो करे, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है। उसकी अहम मिसाल जो है ये है कि सेंट्रल में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इसी वजह से बोले मैं कह रहा हूं कि ये फिरका परस्त पार्टी है। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में मालेगांव सेंट्रल से आप कारपोरेटर पे जो ये रहेंगे वो मुसलमानों को भी टिकट देंगे? इस्लाम पार्टी ने कितने हिंदुओं को टिकट दिया? मालेगांव की पार्टी उन्होंने बनाई है तो उन्होंने कितने हिंदुओं को टिकट दी? चलो उसके पहले बता देता हूं कि पहले 2017 के पहले के इलेक्शन में मालेगांव म्युनिसिपैलिटी में हमने 24 कैंडिडेट वहां पर खड़े किए। हाजी हैदर आजम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 23 जगह पे लड़ी हुई है। हमने वहां प्रचार किया है। तो फिर हमने किसको टिकट दिए थे? बाहर से तो नहीं आए थे, हमने मुस्लिम समाज को ही टिकट दिए थे। अब जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में
वोट देना लोगों का अधिकार है और लोग किसको चुनते हैं, उनका नुमाइंदा किसे चुनते हैं। ये सब बेवजह की बातें करने की जगह उन्होंने किए हुए विकास पे बात करना, मालेगांव की परिस्थिति पे बात करना, मालेगांव में कितने आज लोगों को तकलीफ है। मैं कई जगह पे जाता हूं तो 3 मीटर का 3 फुट का भी रास्ता नहीं है, वहां पे रास्तों की बात करना, विकास की बात करना, फिरका परिस्थिति की बात उन्होंने नहीं करना। तो इलेक्शन फिरका परिस्थिति पे नहीं, विकास की बात पे होना चाहिए। 100% होना चाहिए। जमहूरियत में जिस आदमी को चुन के दिया जाता है, जो आदमी वहां पर जाके सत्ता में बैठता है, तो उसके पास कोई घर के मिसाइल तो जाते नहीं है, उसके पास रास्ते के, गटर के, मीटर के। आज भी मालेगांव वाटर गटर मीटर की राजनीति में परेशान है। आप नासिक देख लो, बॉम्बे देख लो, बाजू में रिंग रोड बन रहे हैं, हमारे बाजू में धुलिया है, वो हमसे ज्यादा प्रगति कर रहा है। छोटा सा 40 गांव है, वो हमसे ज्यादा विकास की दौड़ दौड़ रहा है। हम कौन से युग में रह रहे? तो ये सब बातें करने की जगह, अपनी राजनीति चमकाने की जगह, हमारी औकात निकालने की जगह खुद की राजनीति पे ध्यान दे, तो उनकी जो 2-5 सीटें आने वाली है ना, वो बच जाएंगी।